नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 13 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट पर संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से या इंटरनेट से। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यदि हमें इंटरनेट पर कोई कम्युनिकेशन करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है TCP/IP, ऑप्शन नंबर बी है SNMP, ऑप्शन नंबर सी है DNS और ऑप्शन नंबर डी है DMZ। हमसे पूछा गया है कि इंटरनेट पर यदि हमें कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है, तो किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि किसी नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है जिसका उपयोग नेटवर्क में सही कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वह होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और TCP/IP का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, जो कि होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और DMZ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ का फुल फॉर्म होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। तो यहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कैलेंडर लैब्स में ब्लैंक का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन संलग्न करने के लिए किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल कैलेंडर लैब्स में ब्लैंक का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन को संलग्न मतलब कि अटैच करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो गूगल कैलेंडर होता है उसमें यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट को, किसी स्प्रेडशीट को मतलब टेबल को, या किसी वर्कशीट को या किसी प्रेजेंटेशन को ऐड करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। गूगल कैलेंडर क्या है। गूगल कैलेंडर एक टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग ऐप है। टाइम मैनेजमेंट और टाइम शेड्यूलिंग ऐप है जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया है। हम गूगल कैलेंडर में अपने किसी इवेंट को नोट कर सकते हैं, उस इवेंट से संबंधित
कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो गूगल कैलेंडर है यह एक टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया है। और इस ऐप में, इस प्लेटफॉर्म पर हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई शेड्यूल बना सकते हैं और इसमें हम कई प्रकार के इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर इवेंट हमें किस डेट पर, किस टाइम पर एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमारी कोई मीटिंग है, कोई हमारा प्रेजेंटेशन है, तो वह इवेंट भी हम इस पर क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो उस इवेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट भी अटैच किए जा सकते हैं। मतलब गूगल कैलेंडर लैब में इवेंट अटैचमेंट्स का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को या प्रेजेंटेशन को अटैच करने के लिए किया जाता है। जब भी हम गूगल कैलेंडर की जो लैब है हमारी, उसमें यदि कोई इवेंट क्रिएट करेंगे तो उस इवेंट से संबंधित हम डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवेंट अटैचमेंट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ मतलब पेज देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट निकालने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे। आपने एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, यदि आप उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी, तो आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। प्रिंट ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करेगा। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। प्रिंट के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने से पहले पेज को देखने के लिए मतलब चेक करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे। तो जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट आउट निकालने से पहले वाला व्यू मतलब देखना, प्री मतलब पहले, किसके पहले देखना? प्रिंट निकालने के पहले। तो कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू यह चेक करने देता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, पेज की साइज सही है या नहीं, पेज के मार्जिन सही है या नहीं, पेज का जो टेक्स्ट है वह कंप्लीट दिख रहा है या नहीं। इस प्रकार की चीजों को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, जबकि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। और एमएस वर्ड के जो भी नए वर्जन हैं उनमें प्रिंट ऑप्शन को यूज करेंगे तो भी आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, और यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड के जो भी नए वर्जन हैं उनमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू को एक साथ ऐड कर दिया गया है। आप Ctrl+P से यदि प्रिंट को यूज करेंगे तो वहां पर आपको प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा, और यदि आप Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वहां से आप प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+F2, जबकि प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इस डॉक्यूमेंट में हमने केवल एक पेज तैयार किया है। यदि हमें इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो हम Ctrl+P को प्रेस करेंगे। Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने Ctrl+P को प्रेस किया तो हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पर प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शन होते हैं और यहाँ राइट साइड में हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जाता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। इसे हम अलग अलग पेज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यह होता है प्रिंट प्रीव्यू, यह होता है प्रिंट। इसी को हम
कंट्रोल प्लस F2 से भी ओपन कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस P से हमें सेम आउटपुट शो किया जाता है, जहां से हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं और प्रिंट ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट प्रीव्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 2019 में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS Excel 2019 में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन MS Excel से पूछा गया है, MS Excel के 2019 वर्जन से पूछा गया है। यहां पर आपको MS Excel 2019 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर MS Excel के हर वर्जन में सेम होगा, क्योंकि MS Excel के जितने भी वर्जन्स आए हैं सभी में अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की एक ही होती है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो MS Excel 2007 पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन तो 2019 से पूछ लिया गया। MS Excel, MS Word, MS PowerPoint के जितने भी वर्जन्स हैं सभी वर्जन्स में लगभग सभी शॉर्टकट की एक समान है, लगभग सभी ऑप्शन भी एक समान है। कुछ ऑप्शन को ही चेंज किया गया है, तो आपको MS Word, MS Excel, MS PowerPoint के वर्जन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ हम करीब 5-6 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, MS Excel 2019 में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है, जो कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है। कंट्रोल जेड तो अंडू की शॉर्टकट की होती है, अंडू की। कंट्रोल भी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, और एक्सेल में कंट्रोल आर फिल राइट की शॉर्टकट की होती है। फिल राइट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर एक्सेल में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, MS Excel में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, और कंट्रोल आर एक्सेल में फिल राइट की शॉर्टकट की होती है। यहां पर आपको कुछ और क्वेश्चन तैयार करने हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है अंडरलाइन से। यदि आपसे पूछा जाता है एक्सेल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बोल्ड की शॉर्टकट की नॉर्मल होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से आप सेल के डेटा को बोल्ड करते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे इटैलिक की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। आपसे यदि अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो वह नॉर्मल होती है कंट्रोल प्लस यू। यह 3 शॉर्टकट की आपको तैयार कर लेनी है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। लेकिन कई बार पेपर में आपसे बोल्ड की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, इटैलिक की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, और यह ऑप्शन आपको आंसर में नहीं दिए जाएंगे। मतलब इन शॉर्टकट की के अलावा किसी और शॉर्टकट की से भी आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। एक्सेल में आप कंट्रोल के साथ 2 से भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 2 से भी बोल्ड होता है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस 3 से इटैलिक हो जाता है और कंट्रोल प्लस 4 से अंडरलाइन हो जाता है। मतलब MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस 2 का यूज किया जाता है, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस 3 का यूज किया जाता है, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस 4 का यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्ट्राइक थ्रो करने के लिए, स्ट्राइक थ्रो मतलब टेक्स्ट को सिंगल लाइन से काटने के लिए कंट्रोल प्लस 5 का यूज किया जाता है। और यदि आपको एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस 1। यहां पर हमने एक क्वेश्चन के अंदर करीब 10 क्वेश्चन तैयार करे, क्योंकि इस क्वेश्चन से मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। हमारा यही प्रयास होता है कि जब आप एक क्वेश्चन समझें तो उससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करें।
इसीलिए हमारा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन के अंदर कई बार हमें 10 क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे, इनको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि आप एक्सेल में कोई डेटा भरते हैं, सेल में कोई नंबर भरते हैं और आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप डेटा को सिलेक्ट करें, सेल को सिलेक्ट करें, आप Ctrl+B से बोल्ड कर सकते हैं और Ctrl+2 से भी बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+2। इसी प्रकार से Ctrl+I से इटैलिक होता है और Ctrl+3 से भी इटैलिक होता है। Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं और Ctrl+4 से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो, और Ctrl+1 फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। जबकि एक शॉर्टकट की हमने देखी थी Ctrl+R। Ctrl+R किसकी शॉर्टकट की है? फिल राइट की। यदि हमें कोई एक वैल्यू राइट साइड के सेल में भरना है, कोई एक वैल्यू को यदि हमें राइट साइड के सेल में भरना है, तो हम Ctrl+R का यूज कर सकते हैं। और यदि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले सेल में भरना है, तो Ctrl+D फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है, फिल डाउन। यहां पर हमने कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+U होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि मार्जिन टॉपिक से है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर, मतलब पेज के ऑल बॉर्डर्स पर, कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि MS वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है वह 1 इंच होता है, और बाय डिफॉल्ट कौन सी मार्जिन स्टाइल होती है? नॉर्मल स्टाइल होती है। मार्जिन क्या होता है? जब आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं, तो आपने देखा होगा आपका टेक्स्ट पूरे पेज पर टाइप नहीं होता है। पूरे पेज पर आपके टेक्स्ट को टाइप नहीं किया जाता है। टेक्स्ट के चारों साइड, मतलब पेज के चारों साइड कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह खाली जगह कहलाती है मार्जिन। इसमें ऊपर होता है टॉप मार्जिन, नीचे होता है बॉटम मार्जिन, यहाँ होता है लेफ्ट मार्जिन, यहाँ होता है राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं और MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट सभी मार्जिन सेट होते हैं 1 इंच पर, 1 इंच पर, जो कि कौन सी स्टाइल में होते हैं? नॉर्मल स्टाइल में। MS वर्ड में सभी मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच पर सेट होते हैं और डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल कौन सी होती है? नॉर्मल होती है। मार्जिन को चेंज करने के लिए हमें लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप को यूज करना होता है। पेज सेटअप। आपसे पूछा जा सकता है मार्जिन ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? लेआउट टैब में। किस ग्रुप में प्राप्त होता है? पेज सेटअप ग्रुप में। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि हमें मार्जिन को चेक करना है या चेंज करना है, तो हम लेआउट टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन ऑप्शन होता है, जहां पर हमें मार्जिन की मल्टीपल स्टाइल दी जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टाइल होती है? नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है? वह होती है नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंट को हटाने के लिए यहां चरण दिए गए हैं। चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, जैसा कि MS वर्ड 2019 में पाया जाता है। इंडेंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि MS वर्ड से ही पूछा गया है। इंडेंट को हटाने के लिए, मतलब इंडेंट को रिमूव करने के लिए यहां चरण दिए गए हैं, मतलब स्टेप्स दिए गए हैं।
स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करें, जैसा कि एमएस वर्ड 2019 में पाया जाता है। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में यदि हमें किसी पैराग्राफ का इंडेंट हटाना है, इंडेंट रिमूव करना है, तो हम कौन से क्रम में इन स्टेप को यूज करेंगे। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट टेक्स्ट के पहले छोड़ा गया स्पेस होता है। जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो स्पेस छोड़ा जाता है इसे कहा जाता है इंडेंट। लेफ्ट साइड पर होता है लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड पर होता है राइट इंडेंट, और कई बार हम केवल पहली लाइन में स्पेस देते हैं, इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और कई बार हम पहली लाइन के अलावा सभी लाइन में इंडेंट देते हैं, उसे कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडेंट को हटाने के लिए यहां पर चरण दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं, चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, जैसा कि हम एमएस वर्ड 2019 में कर सकते हैं। इंडेंट मतलब क्या होता है? स्पेस, पैराग्राफ में दिया गया स्पेस। यदि हमें उसे हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन समझा है, जहां पर हमने समझा था कि इंडेंट को ऐड करने के चरण क्या होंगे। आज हमसे जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसमें इंडेंट को हटाने का पूछा गया। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने इंडेंट को सेट करने के स्टेप्स सेलेक्ट करे थे, और आज इस क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ लिया गया है इंडेंट को हटाने के स्टेप क्या होंगे। जब इंडेंट को हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा? पहले स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप क्या दिया गया? पैराग्राफ के ऑप्शन नंबर बी क्या है? कर्सर को बैक स्पेस कुंजी दबाएं। बैक स्पेस से क्या हो जाएगा? इंडेंट हट जाएगा। लेकिन इंडेंट हटाना कहां से है? पहली लाइन के आरंभ में रखें। और अब इस क्वेश्चन में जो हमें 4 स्टेप दिए गए हैं इनको समझना होगा। यदि आपको आपके पैराग्राफ की पहली लाइन से, इसमें लिखा गया है पहली लाइन के आरंभ में, मतलब फर्स्ट लाइन का इंडेंट हटाना है, यह जो पहली लाइन में गैप दिख रहा है इसे हटाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने कर्सर को यहां रखना है। कर्सर को पैराग्राफ के मतलब सबसे पहले क्या आएगा? बी, फिर पैराग्राफ के मतलब ए, पहली लाइन के आरंभ में रखें। पहली लाइन के आरंभ में रखें मतलब डी। इसके बाद क्या करें? बैक स्पेस की को प्रेस कर दें। यह हमारा आंसर होगा। पहली लाइन का हमें इंडेंट हटाना है, पहली लाइन का, तो सबसे पहले कर्सर को पैराग्राफ के पहली लाइन के आरंभ में रखें। यहां पर आपको कर्सर तो रखना पड़ेगा जहां से इंडेंट को हटाना है। उसके बाद कौन सी की को प्रेस कर दीजिए? बैक स्पेस की को, जिससे कि इंडेंट मतलब स्पेस डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, हमारा जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? BADC, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पहले कर्सर को पैराग्राफ के पहली लाइन के आरंभ में रखेंगे और उसके बाद बैक स्पेस की को प्रेस कर देंगे, तो जो पहली लाइन में स्पेस दिया गया है, इंडेंट दिया गया है, वह हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BADC। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगिंग इंडेंट यह नियंत्रित करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होती है। हैंगिंग इंडेंट यह कंट्रोल करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होती है। एक और क्वेश्चन जो कि इंडेंट से संबंधित ही है। हमने इंडेंट से संबंधित एक क्वेश्चन अभी समझा और अगला क्वेश्चन भी इंडेंट से संबंधित है। इंडेंट क्या है? इंडेंट मतलब टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में दिया गया स्पेस। इंडेंट एमएस वर्ड में 4 प्रकार का होता है। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह हैंगिंग इंडेंट से पूछा गया है। हैंगिंग इंडेंट यह नियंत्रित करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होता है या होती है। हैंगिंग इंडेंट का क्वेश्चन है। और हैंगिंग इंडेंट कैसा होता है? आपने देखा होगा हैंगिंग इंडेंट में
पहली लाइन में इंडेंट नहीं होता है लेकिन बाकी सभी लाइन में इंडेंट होता है, यह होता है हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट को आप ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा लगेगा कि हमारे पैराग्राफ की जितनी भी नीचे वाली लाइन है इन सबको फर्स्ट लाइन पर टांग दिया गया हो, हैंग कर दिया गया हो, इसीलिए तो इसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। और हमारे पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट होता है वह फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप होता है। फर्स्ट लाइन के नीचे आप देखेंगे हमारे पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है वह सभी पहली लाइन के नीचे दिखती हैं। कौन से इंडेंट में? हैंगिंग इंडेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैंगिंग इंडेंट। यह कंट्रोल करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप होता है या लाइन अप होती है। हमारे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है उसको हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। हैंगिंग इंडेंट को सेट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। आप ध्यान से देखें तो यहां पर टी बनता है, टी। तो हैंगिंग इंडेंट को सेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T। और हैंगिंग इंडेंट को हटाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+T। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट सेट होता है और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को हटाया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम यहां पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस करें तो आप देखेंगे हमारे पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट है उसे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप कर दिया गया है और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+T। यदि हमें इस हैंगिंग इंडेंट को हटाना है, रिमूव करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+T। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस वर्ड 2019 में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .docx। .docx एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है। फाइल फॉर्मेट जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, अपना एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। तो हम एमएस वर्ड 2019 में जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एमएस एक्सेल 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमसे एक एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेल में यदि हमें किसी सेल में भरे गए डेटा को एडिट करना है, मतलब चेंज करना है, सुधारना है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत होगा? जब आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सेल में कोई डेटा भरते हैं तो उस डेटा को बदलने के लिए, उस डेटा में चेंजेस करने के लिए हमें सेल की एडिटिंग करनी होती है। और सेल की एडिटिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सेल पर डबल क्लिक करके, आपको जिस सेल के डेटा को चेंज करना है, एडिट करना है, आप उस पर डबल क्लिक कर दो। दूसरा तरीका होता है सेल को सेलेक्ट करके हम फॉर्मूला बार से भी सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। सेल में जो डेटा लिखा गया है उस डेटा को बदलने के लिए पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बार पर जाकर डेटा को चेंज कर देंगे। एक तीसरा तरीका क्या होता है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करके भी सेल को एडिट कर सकते हैं। तो सेल को एडिट करने के 3 तरीके होते हैं। पहले तो हमने यह समझा, हम एक्सेल की वर्कशीट में यदि सेल में कोई डेटा भरेंगे तो उसको चेंज करने के, उसको सुधारने के 3 तरीके हैं। क्या क्या? या तो हम सेल पर डबल क्लिक करके एडिट कर लें, या हम सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार से एडिट कर लें, क्योंकि सेल का जो डेटा होता है वह सेल में तो दिखता है, साथ ही साथ फॉर्मूला बार में भी दिखता है। और एक और ऑप्शन क्या है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम F2 फंक्शन की को प्रेस कर दें।
अब ये 3 तरीके हैं, इनके अलावा जो दिया गया होगा वो गलत है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें जहां कंटेंट स्थित है। तो यह तो सही है, यह स्टेटमेंट तो सही है। हमें जिस सेल का डेटा चेंज करना है, एडिट करना है, हम उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सेल का चयन करें और कंटेंट को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। जिस सेल का डेटा आपको बदलना है, चेंज करना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लो और फॉर्मूला बार पर जाकर आप डेटा को बदल दो। यह भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेल का चयन करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F2 फंक्शन कुंजी दबाएं। यह भी सही है। जिस सेल को एडिट करना है उस सेल को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से F2 फंक्शन की को प्रेस कर देंगे। मतलब हमारा जो आंसर होगा वह तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यह गलत होगा। इसमें क्या लिखा गया है, सेल का चयन करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F5 फंक्शन कुंजी दबाएं। यह तो गलत है। F5 तो गो टू की शॉर्टकट की है, गो टू की। यदि हम F5 को प्रेस कर देंगे एक्सेल में तो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। गो टू की शॉर्टकट की होती है F5। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेल एडिटिंग के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में टेबल सेल्स फीचर के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करना बंद करने के चरण यहां दिए गए हैं। चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। एमएस वर्ड 2016 में टेबल सेल्स फीचर के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करना बंद करने के चरण यहां दिए गए हैं। चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि टेबल फीचर से संबंधित है, टेबल से संबंधित है। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में होती हैं मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम। एक टेबल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम से मिलकर बना होता है। जब हम एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं तो इस टेबल में अधिकतम 63 कॉलम ही ऐड हो सकते हैं। आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, एमएस वर्ड में जो टेबल बनती है उसमें अधिकतम 63 कॉलम ही हो सकते हैं, 63 कॉलम ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। रो तो आप कितनी भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन कॉलम कितने ही इंसर्ट हो सकते हैं, 63। और यदि आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाना है तो हमें इंसर्ट टैब का यूज करना होता है। इंसर्ट टैब का मतलब जो टेबल ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है। सेल, हम सेल में डेटा भरते हैं। आपने देखा होगा जब आप पहले सेल में कोई डेटा भरो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा नेम, हमने पूरी स्पेलिंग को छोटे अक्षरों में लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है। जैसे ही आप कर्सर को अगले सेल में ले जाओगे ऑटोमेटिक जो नेम की स्पेलिंग है उसमें एन को कैपिटल कर दिया जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे सेल में यदि कुछ भी लिखोगे तो ऑटोमेटिक पहला अक्षर दूसरे सेल में भी बड़ा कर दिया जाएगा। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हो और टेबल में यदि आप सेल के अंदर कुछ लिखते हो तो ऑटोमेटिक एमएस वर्ड का एक फीचर होता है जो आपके प्रत्येक सेल के डेटा में कैपिटलाइज कर देता है। कैपिटलाइज मतलब पहले अक्षर को बड़ा कर देता है। इसको हमें बंद करना है तो हमें कौन से स्टेप को यूज करना होगा? एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट नाम का एक फीचर है। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट क्या करता है, जब आप कुछ भी टाइप करते हैं तो कुछ ऑटोमेटिक करेक्शन कर देता है, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर देता है। यही फीचर टेबल में जो डेटा टाइप करते हैं ऑटोमेटिक पहले अक्षर को बड़ा कर देता है। हमें इसे बंद करना है। अब इसे बंद करना है तो कहां से करेंगे? यह स्टेप हमें दिए गए हैं, हमें केवल यह बताना है कि इन स्टेप को किस क्रम में यूज किया जाएगा। जो भी एमएस वर्ड में एडवांस सेटिंग होती हैं, एमएस वर्ड में फीचर्स को ऑन ऑफ करना होता है, यह फाइल मेन्यू से होता है, वो भी ऑप्शन ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन बटन के द्वारा। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट में हमें यदि कोई भी सेटिंग्स को ऑन ऑफ करना है तो हमें फाइल मेन्यू पर ऑप्शन बटन पर क्लिक करना होता है। वहां पर यह सभी सेटिंग्स हमें दी जाती हैं। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा। फाइल मेन्यू पर यहां पर एक ऑप्शंस नाम का ऑप्शन होता है, ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए ऑटो करेक्ट कहां मिलेगा। ऑटो करेक्ट मिलता है प्रूफिंग के अंदर। प्रूफिंग के अंदर
यहाँ पर आपको ऑटो करेक्ट में जाना है और जब आप ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर दिया जाता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। यह बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसे हमें ऑफ करना है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। जैसे ही आप टेबल के सेल में कोई भी शब्द लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उस शब्द का पहला अक्षर क्या कर दिया जाता, कैपिटल। इसको बंद करना है तो इसको बंद करने के स्टेप क्या हो रहे हैं, वैसे फाइल मेन्यू पर जाना है, ऑप्शन पर जाना है, इसके बाद हमें प्रूफिंग पर जाना पड़ेगा। प्रूफिंग में कौन सा ऑप्शन है, ऑटो करेक्ट। यहां पर क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। इसे बंद करके ओके कर देना है। अब हम अपने आंसर में ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। यह डिसाइड करना होगा कि हमें ऑटो करेक्ट का टैब दिख रहा है या नहीं, तो यह तो बाद में मिला ऑटो करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प को चुने, एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। प्रूफिंग में जाकर ऑटो करेक्ट विकल्प को चुनना पड़ेगा। जैसे ही आप विकल्प को चुनेंगे तो एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स शो करेगा। यह तो हो रहा था। ओके पर क्लिक करें और टेबल सेल्स के कैपिटलाइज पहले अक्षर को मिटाएं। जो ऑप्शन मिला था उसको बंद करना है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आप देखें तो ऑटो करेक्ट का टैब कब दिखेगा, जब आप प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग में, और प्रूफिंग कहां मिल रहा था, फाइल के अंदर ऑप्शन में। तो यह दोनों स्टेप तो हटा दिए। इन्होंने हमें स्टेप कहां से दिए हैं आंसर में, प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प को चुनना है। प्रूफिंग में जाके क्या सिलेक्ट करना है, ऑटो करेक्ट। जब आप ऑटो करेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा, उसकी विंडो खुलेगी। अब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा, सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। उसमें ऑटो करेक्ट टैब भी सिलेक्ट होना चाहिए। जो ऑटो करेक्ट की विंडो खुलती है इसमें ऑटो करेक्ट टैब भी सिलेक्ट होना चाहिए यह, और दूसरा नहीं होना चाहिए। यहां पर कई प्रकार के टैब हैं, कौन सा टैब सिलेक्ट होना चाहिए, ऑटो करेक्ट। यह दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, टेबल सेल्स के कैपिटलाइज पहले अक्षर को मिटाएं। इस विंडो में जाने के बाद हमें इस ऑप्शन को बंद कर देना है। इसके बाद क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो यह फीचर ऑफ हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें प्रूफिंग में जाना है, फिर डिसाइड करना है कि हमारे सामने ऑटो करेक्ट का टैब हो, फिर उसके बाद ऑप्शन को बंद करना है और लास्ट में ओके कर देना है। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, बी, ए, डी, सी, यह हमारा आंसर बनेगा। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यह जो ऑप्शन हमें दिया गया था बंद करने के लिए, इसको बंद करने के लिए हमें यह स्टेप यूज करने पड़े, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। यह क्वेश्चन भी पुराने पेपर से हमने सेलेक्ट किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि जब हम आपको यह सभी क्वेश्चन पढ़ाएं, समझाएं, तो प्रैक्टिकली भी बताएं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा कि कौन से स्टेप से क्या वर्क होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। यदि हमें इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। वेब ब्राउजर अलग होता है, वेब ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में इंस्टॉल होता है। वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन को ओपन किया जाता है। मतलब यदि हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हम सर्च इंजन को ओपन नहीं कर पाएंगे। वेब ब्राउजर
एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट को ओपन किया जाता है। तो वेब ब्राउजर तो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सर्च इंजन होती हैं कुछ वेबसाइट जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। कई प्रकार के सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल.com एक सर्च इंजन है, Bing.com सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है। लेकिन सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। सफारी तो एक वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एप्पल सफारी एक वेब ब्राउजर है, यह सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफारी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय मतलब फाइल को सेव करते समय, जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको फाइल का एक नाम भी देना होता है, और फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। उसमें फाइल स्वरूप को बदलने के लिए, फाइल स्वरूप मतलब फाइल का फॉर्मेट मतलब क्या बदलना है, हमें एक्सटेंशन बदलना है। यह क्वेश्चन एक्सटेंशन से पूछा गया है। जब आप एमएस वर्ड 2016 में कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हो, उस समय पर आप फाइल का एक नाम देते हो, और फाइल को सेव करते समय ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट भी लग जाता है, एक एक्सटेंशन भी लग जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है .docx, जिसका क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही समझा था। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। हमें इसे बदलना है, फाइल का स्वरूप बदलना है, मतलब फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन बदलना है। तो हमें कौन सा विकल्प उपयोग करना होगा। जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो फाइल को सेव करते समय आप फाइल का एक नाम देते हो, और ऑटोमेटिक इसमें क्या ऐड हो जाता है, एक्सटेंशन। तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन तो होता है .docx। हमें इसके अलावा यदि कोई और एक्सटेंशन में फाइल को सेव करना है तो सेव की विंडो में एक ऑप्शन होता है सेव एज टाइप ऑप्शन में कई प्रकार के फॉर्मेट दिए जाते हैं, कई प्रकार के एक्सटेंशन दिए जाते हैं, जिनसे हम फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। यह इस क्वेश्चन का आंसर है, सेव एज टाइप। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, जबकि सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। और जो फॉर्मेट बदलने के लिए ऑप्शन होता है वह कौन सा होता है, सेव एज टाइप। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम इस फाइल को सेव करें तो हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा और सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें यहां हमें फाइल का नाम देना होता है, और नीचे होता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल सेव होगी, वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब .docx। यहां पर क्लिक करके आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल को अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में, या अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन में, या अलग अलग प्रकार के स्वरूप में सेव कर सकते हो। इसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सेव एज टाइप का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव एज टाइप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज मतलब रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है। एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज मतलब जो आपने अभी अभी यूज करे हो। रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन हमें मिला। एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज मतलब रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है। रीसेंट डॉक्यूमेंट कौन से कहलाते हैं, वह डॉक्यूमेंट या वह फाइल जो आपने अभी अभी एमएस वर्ड पर ओपन करी हैं, उन्हें कहा जाता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। अब हम देखते हैं आंसर हमें क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, हाल ही में खोला गया दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट कौन सा कहलाएगा, हाल ही में खोला गया दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। यह तो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करते हैं, हाल ही में डिलीट किया गया दस्तावेज। जो डिलीट हो गया वह तो दिखेगा नहीं रीसेंट में, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हाल ही में मेल किया गया दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, मतलब जिस फाइल को हमने ईमेल से भेजा है, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है,
हाल ही में रीनेम किया गया दस्तावेज, मतलब जिसका हमने नाम बदला है। तो यहां पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। हम जो भी फाइल अभी खोलते हैं, करंट टाइम पर खोलते हैं, रीसेंट टाइम पर खोलते हैं, उन्हें कहा जाता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में खोला गया डॉक्यूमेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में खोला गया दस्तावेज या डॉक्यूमेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में एक एमएस वर्ड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन हमें मिल गया, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में, प्रारूप मतलब फॉर्मेट या जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट या एक्सटेंशन में एक एमएस वर्ड दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड के फॉर्मेट या एक्सटेंशन से संबंधित है, जिससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन और अभी समझा था कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx, और यदि हमें फाइल को सेव करते समय एक्सटेंशन बदलना होता है तो एक ऑप्शन होता है सेव एज टाइप। यह दोनों क्वेश्चन हमने तैयार करे। हमसे पूछा गया है कि जब हम एमएस वर्ड की फाइल सेव करेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से हम किस प्रकार से फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो फाइल को सेव करते समय आपको कई प्रकार के एक्सटेंशन या कई प्रकार के फॉर्मेट दिए जाते हैं, लेकिन आप एमएस वर्ड की फाइल को डायरेक्टली जेपीईजी फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं, जेपीईजी में नहीं कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हैं, वर्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में फाइल को सेव करते समय हम जेपीईजी एक्सटेंशन का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जब हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करेंगे तो वहां पर हम जेपीईजी एक्सटेंशन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करें तो सेव करते समय बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन तो होता है .docx, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि पीडीएफ दिया गया है, यहाँ पर हमें वेब पेज भी दिया गया है, एक्सएमएल भी दिया गया है, लेकिन जेपीईजी नहीं दिया गया है। जेपीईजी तो एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। एमएस वर्ड में जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होते हैं, और होम टैब में एक फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर हमें फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस प्रकार के कई ऑप्शन दिए जाते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो फॉन्ट स्टाइल तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प है, फॉन्ट भी है और साइज भी है, लेकिन जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं होता है। अलाइनमेंट तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है, पैराग्राफ ग्रुप में होता है। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अलाइनमेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब के अंतर्गत एक फॉन्ट ग्रुप होता है
जिसमें फॉर्मेटिंग के लिए कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट की साइज, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होता है। जो अलाइनमेंट होता है वह पैराग्राफ ग्रुप में होता है। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाइनमेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एफटीपी है वह एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क में किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक मतलब कंपोनेंट संचार करते हैं क्या कहलाता है? वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक मतलब कंपोनेंट संचार करते हैं मतलब कम्युनिकेशन करते हैं क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से पूछा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर में वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेशन करते हैं क्या कहलाता है? वह कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट, सभी डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं और मदरबोर्ड को सिस्टम यूनिट या कैबिनेट में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में उपयोगकर्ताओं की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है? लाइनेक्स में उपयोगकर्ताओं की मतलब यूजर्स की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है? यह क्वेश्चन हमसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। लाइनेक्स से, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स में कई प्रकार की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होती हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर इसमें ऑटोमेटिक कई प्रकार की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी बन जाती हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की फाइल स्टोर होती हैं। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में यूजर्स की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है? यूजर्स की होम डायरेक्टरी मतलब जब लाइनेक्स में कोई भी यूजर अकाउंट बनाया जाएगा, किसी भी नए यूजर का अकाउंट बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिक उस यूजर की एक डायरेक्टरी बन जाएगी। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स पर मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं, तो प्रत्येक यूजर का एक यूजर अकाउंट बनाना होता है और जितने भी यूजर अकाउंट बनते हैं सभी यूजर की एक होम डायरेक्टरी बन जाती है। मतलब प्रत्येक यूजर के लिए एक फोल्डर बन जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट सेव होता है होम डायरेक्टरी में। लाइनेक्स में जितने भी यूजर अकाउंट बनते हैं प्रत्येक यूजर की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है। होम डायरेक्टरी मतलब उस यूजर की पहली डायरेक्टरी, उस यूजर का पहला फोल्डर। और होम डायरेक्टरी कहां ही सेव होंगी? होम डायरेक्टरी के अंदर। मतलब यूजर की जितनी भी होम डायरेक्टरी हैं वह सभी लाइनेक्स की होम डायरेक्टरी में सेव होती हैं। लाइनेक्स की एक होम डायरेक्टरी है, इसके अंदर प्रत्येक यूजर की जो भी यूजर होगा, जो भी उसका नाम होगा, उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, मतलब पहली डायरेक्टरी बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइनेक्स में यूजर की होम डायरेक्टरी में स्टोर होती है। यहां पर डेव डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है? डेव डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल स्टोर होती हैं। डिवाइस,
हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित जो भी फाइल होती हैं उन्हें वेब डायरेक्टरी में मतलब डिवाइस डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। ईटीसी डायरेक्टरी में क्या सेव होता है? ईटीसी डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और टेम्प डायरेक्टरी में टेम्परेरी फाइल स्टोर होती हैं जो कि ऑटोमेटिक 10 दिन के बाद रिमूव कर दी जाती हैं। टेम्प डायरेक्टरी में टेम्परेरी फाइल स्टोर होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से पूछा गया है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का यूज कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं है? नेविगेशन की कौन सी होती हैं? वह की जिनका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है, उन्हें कहा जाता है नेविगेशन की। वह की जिनका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है नेविगेशन की। कीबोर्ड में कई प्रकार की नेविगेशन की होती हैं, जैसे 4 प्रकार की होती हैं एरो की। इन चारों एरो की को बोला जाता है नेविगेशन की। इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, यह सभी होती हैं हमारी नेविगेशन की। कंट्रोल एक नेविगेशन नहीं है, कंट्रोल तो एक मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की का एग्जाम्पल होती है कंट्रोल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कंट्रोल की होती है वह नेविगेशन की नहीं होती है, कंट्रोल की एक मॉडिफायर की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।